नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बाराबंकी में किसानों के बीच सीएम योगी की घोषणाओं की। वहीं देश में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की हम करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। सीएम योगी यूपी के किसानों के हालात बदलने को लेकर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बाराबंकी में खेती की बात खेत पर थीम वाले कार्यक्रम में सीएम न सिर्फ शामिल हुए बल्कि किसानों को प्रोत्साहित भी किया। ये खास रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामचरण वर्मा के गांव दौलतपुर में खेती की बात खेत पर थीम पर आयोजित किसान सम्मेलन किसान पाठशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान की बात किसान के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए संकल्प पर किसानों को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने बताया कि किसान पाठशाला के माध्यम से अब तक लगभग 190 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सीएम योगी ने जानकारी दी कि किसानों को 25,423 करोड़ रुपए का ऋण मोचन दिया गया है। वहीं 90,679 करोड़ रुपए का पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया गया है। बहनों और भाइयों, मैं किसान पाठशाला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेती की बात खेत में और आज किसान पाठशाला प्रदेश के अत्यंत प्रगतिशील किसान श्री रामचरण वर्मा जी के इस फॉर्म में हम लोग आयोजित करके वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री रामचरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का। उन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार मृदा सुधार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्र उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण पर विपणन जैसी क्रियाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि बाराबंकी अब उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में विकास का नया केंद्र बनेगा। हादरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट 220 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उन्होंने रामचरण वर्मा जैसे किसानों की सराहना की जो आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ काम किया। और बाराबंकी के लिए अभी जीएसटी जो रिफॉर्म हुए हैं, खास तौर पर यहां के अन्नदाता किसानों के लिए, जो लोग यहां पे मेल्था का उत्पादन करते हैं, उनके लिए खुशखबरी कि जो सिंथेटिक मेल्था होता है उस पर तो जीएसटी आज भी 18% रहेगी, लेकिन अन्नदाता किसान जो उत्पादन करेंगे उस पे 18 से घटा करके 5% मात्र किया गया है जीएसटी, जिससे अन्नदाता किसान को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। यहां के प्रगतिशील अन्नदाता किसानों को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं जब पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री रामचरण वर्मा जी की मेहनत को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, तो मुझे अत्यंत अच्छा लगता है कि कैसे यहां पर लोगों ने अच्छा काम किया है। जैसे यहां पे संदीप वर्मा है, श्री मोहिद्दीन है,
निमित सिंह हैं। इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर खेती किसानी के लिए कैसे प्रगतिशील किसान के रूप में यह लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, बाराबंकी के हमारे उत्कृष्ट किसानों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रामचरण वर्मा के फार्म हाउस का भ्रमण किया, जहां उन्होंने केला, टमाटर और आलू की फसल देखी। उन्होंने कृषि संबंधी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और प्रगतिशील किसानों से भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों का सम्मान किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसान पाठशाला का आयोजन 12 से 29 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देश में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट बन चुका है, खासकर उत्तरी मैदानी इलाकों में। दरअसल ये सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और मौसम चक्र को भी प्रभावित कर रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहन और परिवहन, उद्योग और बिजली संयंत्र, निर्माण और सड़क की धूल, बायोमास और कचरा जलाना, कृषि अवशेष जलाना, अंतरराज्यीय प्रदूषण, ठंडा और स्थिर मौसम। दिल्ली हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण के संकट से जूझ रही है। इस बीच दिसंबर के महीने में दिल्ली वालों के लिए एक और नई मुसीबत आ गई है। अब उन्हें जहरीली हवा के साथ कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। हालात बद से बदतर हैं। राजधानी और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद गंभीर है। ऐसे बहुत कम इलाके जहाँ AQI स्तर 300 से नीचे हो। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी डराने वाली है। वेंटिलेशन इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में ये 800 तक गिर गया है, जबकि अगर ये स्तर 6000 मिली सेंटीमीटर से कम होता है तो बेहद खतरनाक माना जाता है। बात यह है कि दिल्ली में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है। कह सकते हैं कि हवा दिल्ली में भी रहने से डर रही है। आपको बता दें कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। पिछले दिन सबसे खराब हवा दीप विहार में दर्ज की गई, जहां AQI 850 तक जा पहुंचा। ये स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं डॉक्टरों ने बढ़ते प्रदूषण को सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए संकट बताया। इस संकट को मार सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं, बच्चों और उम्रदराज व्यक्तियों पर पड़ता है। बता दें कि गर्भवती महिलाओं पर प्रदूषण का असर बहुत तेज पड़ रहा है। PM 2.5 बढ़ने से समय से पहले प्रसव का खतरा 70% और कम वजन वाले बच्चों के जन्म का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। हर 10 माइक्रोग्राम PM 2.5 की बढ़ोतरी से समय से पहले जन्म का जोखिम 12% बढ़ जाता है। बच्चों में अस्थमा, एलर्जी और विकास संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर का कहना है कि यह स्थिति अब दिल्ली का नया नॉर्मल बनती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रदूषण के हालात पर राहुल गांधी चिंतित। आपको बता दें कि देश में प्रदूषण के हालात को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी तरफ से कोई ब्लैक गेम नहीं होगा। इससे गंभीर चुनौती से पार पाने के लिए हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए उसका अगले 4-5 साल का प्लान क्या है। Letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. मौसम का प्रदूषण का असर। प्रदूषण और मौसम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
ठंड के मौसम में हवा धीमी और स्थिर हो जाती है। इससे प्रदूषण कण जमीन के पास ही जमा हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। तापमान गिरने और नमी बढ़ने से भी प्रदूषण के कणों के जमने की स्थिति बनती है। प्रदूषण के कण कोहरे के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जो दृश्यता को और कम कर देते हैं। जब हवा की गति तेज होती है तो प्रदूषण कण छितर जाते हैं और हवा की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार होता है। दिसंबर का 1/3 हिस्सा बीत चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी तक कड़ाके की सर्दी ने दस्तक नहीं दी है। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक लोधी रोड पर बुधवार से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, औसत से 0.6 डिग्री अधिक है। आपको बता दें कि सरकारी स्तर पर GRAP लागू किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इसका इम्प्लीमेंट पूरी तरह असफल रहा। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश रोकने में भी बड़ी चूक सामने आई। CAQM ने कहा कि स्टेज 3 हटा तो AQI 327 तक सुधरा है, जबकि 300 प्लस स्तर को भी खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि लोग सरकारी तर्कों पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, भिवानी, पटना, मुलानपुर, बिरनीहाट। यूपी की हवा की गुणवत्ता सुधार के लिए फंडिंग। आपको बता दें कि हाल ही में विश्व बैंक ने यूपी सरकार को हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फंडिंग मंजूर कर दी गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या पैसा आ जाने से हवा साफ हो जाएगी? क्या 2030 तक यूपी की हवा दिल्ली से बेहतर होगी, या सिर्फ कागजी योजना है जो फाइलों में ही गुम हो जाएगी? क्योंकि हकीकत यह है कि यूपी के कई शहर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी साल में महीनों तक AQI 300 से 400 के बीच झूलते रहते हैं। यूपी की हवा जहरीली क्यों? बढ़ता उद्योग, कोयला आधारित कुकिंग, डीजल, वाहन, कचरा जलाना, स्लॉटर वेस्ट, पशुधन अपशिष्ट, खेती में रासायनिक उपयोग और शहरों में अनियोजित विकास ने हवा को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि कई शहरों में सांस लेना दूभर है। क्या है प्रदूषण के समाधान? वाहनों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक लागू करना, कृषि अपशिष्ट जलाने के विकल्प के रूप में प्रभावी समाधान और किसानों को प्रोत्साहित देना, जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी बढ़ना। बता दें कि उत्तर प्रदेश, विशेष हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कपाने वाली सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मैदानी इलाकों में शीतलहर, घने कोहरे और प्रदूषण का संयुक्त प्रभाव जनजीवन पर सीधा असर डाल रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब अगली रिपोर्ट की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में अंतिम सांस ली। शिवराज पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पाटिल लातूर लोकसभा सीट से 7 बार से सांसद रहे। शिवराज को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का विश्वास पात्र माना जाता था। वह 1980 के दशक में इंदिरा और राजीव की सरकारों में रक्षा मंत्री रहे। इसके अलावा वे 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष भी रहे। 2004 से 2008 तक केंद्र में गृह मंत्री रहे। हालांकि मुंबई हमले में सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस खास रिपोर्ट में देखिए। शिवराज पाटिल का राजनीतिक सफर। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 12 अक्टूबर 1935 को जन्मे।
1966 और 1970 के बीच लातूर म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर राजनीतिक यात्रा शुरू की। 1980-1977 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक रहे। 1977 से 1979 के बीच उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर समेत कई अहम पद संभाले हैं। 1999-1980 के बीच लगातार 7 बार चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रक्षा मंत्री रहे। राजीव गांधी नीति सरकार में नागर विमानन मंत्रालय भी संभाला और इस लोकसभा स्पीकर बनने के बाद संसद में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत का श्रेय भी मिला। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद 2010 से बंद रहे तक पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे। पाटिल साफ सुथरी सौम्य छवि के नेता। शिवराज पाटिल 70 के दशक में सियासत में कदम रखा और विधायक से लेकर सांसद और देश के गृह मंत्री बनने तक का सफर तय किया। बता दें कि शिवराज पाटिल अंतिम सांस तक कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन इधर कई सालों से राजनीतिक जीवन से रिटायर हो चुके थे। शिवराज पाटिल चाकूरकर मराठवाड़ा के लातूर से सांसद रहे। फर्स्ट से अर्श तक का जो सियासी सफर है वो तय किया और राजनीतिक बुलंदी तक पहुंचे। उन्हें साफ सुथरी छवि का नेता माना जाता है। महाराष्ट्र की लातूर ग्रामीण सीट से 1973 से 1980 तक विधायक रहे। 1980 के बाद वह लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर कई बार लोकसभा पहुंचे और यही नहीं, केंद्र में मंत्री रहने से लेकर राज्यपाल तक बने। भारतीय राजनीति की अनुभवी। आपको बता दें कि देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सियासी पहचान बनाई। शिवराज पाटिल को भारतीय राजनीति में एक अहम और अनुभवी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। लातूर में अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शिवराज पाटिल जी के गुजर जाने से दुख हुआ। वे एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और लोकसभा के तौर पर काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों से मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई और सबसे हाल ही की मुलाकात तब हुई जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। नगर पालिका से संसद तक का सफर। शिवराज पाटिल ने 1967 से 1969 के दौरान लातूर नगर पालिका में काम करके अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। इसके बाद लातूर ग्रामीण सीट से वह 1973 से 1980 तक विधायक रहे। 1980 के आम चुनाव में लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री के रूप में पहली बार मंत्री बने। 1980 से लेकर 1999 तक लगातार 7 बार लोकसभा जीत करके शिवराज पाटिल ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपनी एक अहम और मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद कामयाबी की बुलंदी चढ़ते गए। बता दें कि इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी की सरकार ही नहीं बल्कि मनमोहन सरकार में भी शिवराज पाटिल की सियासी धमक बोलती थी। इंदिरा और राजीव गांधी की सरकार में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य विभाग और विज्ञान के साथ ही प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में लोकसभा स्पीकर रहे और जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी तो सबसे पावरफुल मंत्री बने। उन्हें लगभग 1 वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और महासागर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गयी। लोकसभा स्पीकर रहे पाटिल। आपको बता दें कि 90 के दशक में
कांग्रेस दोबारा से सत्ता में लौटी और जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने तो उनकी सरकार में लोकसभा स्पीकर का पद शिवराज पाटिल ने संभाला। वे 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें स्पीकर रहे। उन्होंने लोकसभा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और एक नई लाइब्रेरी बिल्डिंग जैसे कामों को तेज किया है और साथ ही साथ उन्होंने देश और विदेश में कई संसदीय सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व किया। शिवराज पाटिल ने स्पीकर रहते हुए 1992 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार देने की शुरुआत की और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शिवराज पाटिल ने संसद सदस्यों को सूचना वितरण और संसद पुस्तकालय भवन के निर्माण और लोकसभा की कार्रवाई के कारण प्रसारण, जिसमें संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल और सीधा प्रसारण भी शामिल था, जैसी पहलों में योगदान देना शुरू किया। उनके बारे में एक रोचक तथ्य और रोचक सियासी तथ्य ये भी है कि पाटिल 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद सोनिया गांधी ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा और उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद का सदस्य बनाया और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय का भी जिम्मा उन्हें। हालांकि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने सुरक्षा में हुई चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 30 नवंबर 2008 को इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिवराज पाटिल को राज्यपाल बनाया गया। वे साल 2010 से लेकर 2015 तक पंजाब के राज्यपाल रहे और साथ ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के सब प्रशासक भी रहे। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में शिवराज पाटिल ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई, जिसमें घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता भी शामिल रही। शिवराज पाटिल लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं और शिवराज पाटिल को सत्य साईं बाबा का एक पक्का फॉलोवर भी माना जाता है। गीता की तुलना कुरान से की थी। शिवराज पाटिल के बारे में कहा जाता है कि एक समय उन्होंने गीता और कुरान की तुलना करते हुए एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिहाद न केवल इस्लाम में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी था। पाटिल ने कहा था कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिहाद की बात कही। आपको बता दें कि पूरा प्रकरण 2022 का है, जब वे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की बायोग्राफी के विमोचन समारोह में शामिल थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।